कि करीब करीब 2% फीमेल्स बार्थोलिन सिस्ट या बार्थोलिन सब्सिस होता है। ऐसे दो मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। वेस्टिबुलर ग्लैंड में ब्लॉकेज आ सकता है, उसका साइज बढ़ेगा, स्वेलिंग आएगा और वो सिस्ट बन जाता है। हाय, आज मैं आप सबसे बार्थोलिन सिस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। आप सोचोगे कि ये कौन सा नया टॉपिक निकाला है, बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन सब्सिस, इसका फर्टिलिटी से या इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है। तो रिसेंटली मेरे प्रैक्टिस में मैंने 2 पेशेंट्स देखे विच वॉज वेरी अनयूजुअल, कि जो IVF के लिए थे, लेकिन एक पेशेंट को बार्थोलिन सब्सिस हुआ और उसके लिए उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा सर्जिकल। और दूसरे एक पेशेंट थी जिसको सिर्फ सिस्ट था और वो कुछ ट्रीटमेंट देके कंट्रोल कर दिया गया। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इतना कॉमन है तो आप लोगों को इसकी जानकारी रहना चाहिए थोड़ी सी, इसके लिए मैंने ये नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बनाया है। लिटरेचर सर्च करने के बाद ये पता चलता है कि करीब करीब 2% फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के, मतलब 15 to 45 ईयर्स के एज ग्रुप वाले फीमेल्स को, 2% फीमेल्स को बार्थोलिन सिस्ट या बार्थोलिन सब्सिस होता है कभी ना कभी इन द लाइफ टाइम। तो इसके लिए ये जानना आपको ज़रूरी है। तो पहले थोड़ा सा आपको मुझे एनाटॉमी के बारे में समझाना पड़ेगा। फीमेल में यूट्रस होता है और उसके नीचे का जो एंड है, सर्विक्स, जो ओपन होता है वजाइना में। तो वजाइना बेसिकली आप जिसे बोलोगे रिलेशंस की जगह या जहाँ से आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बाहर आता है वो जगह, तो वो नॉर्मली वेट रहता है, ल्यूब्रिकेटेड रहता है और उसको ल्यूब्रिकेटेड रहने का काम कुछ ग्लैंड्स करती है। इस वजाइनल वॉल में कुछ ग्लैंड्स होती है, उसमें से 2 मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जो 4 o'clock और 8 o'clock पोजीशन पे होती है, जिसका नॉर्मल साइज जो है 0.5 सेंटीमीटर का होता है। और उस ग्लैंड से निकला हुआ जो सिक्रेशन है, जो फ्लूइड है, वो एक डक्ट से, पाइप से वजाइना में आता है, जो पाइप का लेंथ करीब करीब 2 सेंटीमीटर होता है। ये सब छोटा होता है, बहुत वॉल के अंदर होता है, आपको नॉर्मली फील नहीं होता है। वो जब ये सब कुछ मशीनरी बराबर चल रही है तब आपको कोई भी लम्प या कोई भी ग्लैंड, कोई भी डक्ट कुछ फील नहीं होगा। लेकिन कभी कभी किसी वजह से इस डक्ट में, इस पाइप में ब्लॉकेज आ सकता है। किस वजह से ब्लॉकेज आएगा? कोई इन्फेक्शन होगा, ओल्ड इन्फेक्शन रहेगा या एक्टिव इन्फेक्शन रहेगा, उसकी वजह से ब्लॉकेज आ सकता है। कोई सर्जिकल ट्रॉमा, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से भी ब्लॉकेज आ सकता है। कभी अननोन रीज़न, मतलब हमें अभी रीज़न पता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ब्लॉक हो गया है वो डक्ट। तो जो ग्लैंड से जो सिक्रेशन हो रहे हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे, तो ग्लैंड में ही अक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो एक बलून है जिसका हमने आउटलेट ब्लॉक किया है, तो बलून स्वेल होता जाएगा। वैसे ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, स्वेलिंग आएगा और वो सिस्ट बन जाता है, बार्थोलिन सिस्ट। तो आपको क्या समझेगा? आपको फील होगा कि वजाइना के वॉल में एक छोटा सा लंप जैसा, गांठ जैसा आया है। यूजुअली जब सिर्फ सिस्ट रहता है तो आपको कुछ पेन वगैरह नहीं होता है, लेकिन आपको जस्ट फील होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग है। लेकिन अगर ये सिस्ट इन्फेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे रेडीमेड सिक्रेशंस है और वहाँ पे हो सकता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए और वो इन्फेक्ट हो जाए, तो वहाँ पे एब्सेस बन जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है एंड दैट बिकम्स वेरी पेनफुल। उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। पेन प्राइवेट पार्ट्स में होगा, आपको चलने में, मतलब बहुत ज़्यादा अगर सीवियर है तो आप इतने पेन में रहोगे, चलने में भी दिक्कत आ सकती है, यूरिन पास करने में भी दिक्कत आ सकती है, फीवर भी आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर वो एब्सेस हुआ है तो आ सकते हैं। तो अभी आप सोचोगे कि आपने क्या करना चाहिए अगर आपने कुछ ऐसा फील किया। हो सकता है वीडियो सुनने के बाद नहीं होकर भी आपको लगे कि मुझे कुछ तो है। तो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट से को कंसल्ट करना है, उनसे एग्जामिन करके लेना है। एक्चुअली आपको जो फील हो रहा है वो बार्थोलिन सिस्ट ही है क्या, या वो एब्सेस हो चुका है, या दूसरा कुछ है, हो सकता है वहाँ पे दूसरा भी कुछ लंप हो सकता है। तो इसके लिए आपको पहले एग्जामिन करके लेना है। उसके बाद अगर सिर्फ सिस्ट है तो नॉर्मली आपको कुछ टैबलेट्स दिए जाएंगे, एंटीबायोटिक कोर्स दिया जा सकता है टू अवॉइड इन्फेक्शन, या फिर अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी वो कंट्रोल करेगा। 6 बार जैसे गर्म पानी में बैठ के ट्रीटमेंट लेना, कभी कभी पाइल्स में भी बोला जाता है ना, वो भी सजेस्ट किया जाता है। तो यूजुअली इस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ये सिस्ट नॉर्मली कंट्रोल में रहता है, आगे कुछ उसका होता नहीं है। लेकिन अगर एब्सेस बन चुका है तो उसको सर्जिकल ड्रेनेज लग सकता है, मतलब आपको एनेस्थेशिया देके
उसको ओपन करके उसके अंदर का पस निकालना पड़ता है और फिर से नहीं हो, क्योंकि क्या होगा, हम ड्रेन करेंगे लेकिन फिर से वो बंद हो जाएगा, ट्यूब तो ब्लॉक्ड ही है, तो फिर से उसमें पस कलेक्शन हो जाएगा, फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फिर से नहीं हो, इसके लिए उसका वॉल इवर्ट करके, जिसे मार्सोप्लाइजेशन बोलते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, वो करना पड़ता है। अगर कुछ कुछ कंट्रीज़ में और एक ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है जिसमें हम ओपीडी बेसिस पे एक छोटा कैथेटर अंदर डालते हैं, वर्ड कैथेटर बोलते हैं उसको, छोटा सा इनसे छेद लेते हैं और कैथेटर डालते हैं। कैथेटर वहीं पे रखा जाता है ऑलमोस्ट फॉर 1 मंथ, ताकि उस कैथेटर के जरिए डक्ट एक रास्ता तैयार हो जाए नया फॉर आउटलेट, और फिर 1 मंथ के बाद वो निकाला जाएगा। तब तक जब तक वो कैथेटर है तब तक वो आउटलेट दे रहा है अंदर के कलेक्शन को, और बाद में जो नया रास्ता फॉर्म हुआ है वो उसको आउटलेट दे रहा है। फिर कभी कभी कुछ केमिकल से सिल्वर नाइट्राइट या अल्कोहल स्क्लेरोथेरेपी के ट्रीटमेंट भी बताए गए हैं। लेकिन अगर एज ज़्यादा हो पेशेंट का और हमें और कुछ डाउट है कि बाबा ये सिर्फ बार्थोलिन सिस्ट नहीं है ना, और कुछ जैसे कि कैंसर, जिसका हमें नॉर्मली सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो वैसा कुछ डाउट है तो इस का बायोप्सी लेके आगे ट्रीटमेंट प्लान करना ज़रूरी होता है। या फिर अगर सर्जरी हम कर रहे हैं तो रेदर देन जस्ट इंसिजन एंड ड्रेनेज, हम उस एब्सिस्ट को ही निकाल लें, एक्सीजन करें और उसका हिस्टोपैथ करके चेक करें कि वो नॉर्मल था या नहीं। ऐसा ऑपरेटिव प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आई एम श्योर आपको बहुत डाउट्स आए होंगे, बहुत सारे पेशेंट्स को लगता भी होगा कि शायद मुझे है ही, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। जितना कमेंट्स में आंसर दिया जा सकता है उतना मैं दूंगी, अगर नहीं तो मैं आपको बोलूँगी कंसल्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो डोंट डिले इट, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ।